अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। दिल भारी बहुत है नाजरीन, हमारे भाई तारिक फजल चौधरी का जवां साला बेटा रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हो गया। जवान बेटों की मौत का दुख अल्लाह किसी को ना दिखाए, बारी ताला सबकी औलाद को सलामत रखे। मैं बड़े भारी दिल के साथ अपने भाई तारिक फजल चौधरी से उनके जवां साला बेटी की रहलत पर ताज़ियत करना चाहती हूं। अल्लाह ताला अंजा तारिक को अपने जवारी रहमत में जगह दे और तारिक फजल चौधरी और उनके खानदान को ये अंधोनाक सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। आज चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहिदे के 6 दिन बाद IMF की तरफ से पाकिस्तान से किए गए स्टैंड बाय मुआहिदे की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। IMF की तरफ से शरह सूद में इजाफे को खैर मकदम करते हुए ये डिमांड किया गया है कि अभी पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त करना होगा ताकि महंगाई कम करने के लिए मदद मिल सके, जबकि पाकिस्तान ने आमदनी बढ़ाने के लिए ठोस यकीन दहानी कराई है। साथ ही IMF की जानिब से मजीद शराइत भी आयद की गई हैं कि जिनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से रखना, ज़राअत और तामीराती सेक्टर पर टैक्स आयद करने, मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देने और टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम लेने जैसे कमोबेश 9 से जायद शराइत रखी गई हैं। IMF दस्तावेज के मुताबिक पेशन गोई की गई है कि पाकिस्तानी मईशत पस्त शरह नमू का शिकार रहेगी। मुआशी तरक्की की शरह महज 2.5% हो सकती है, जबकि बेरोजगारी में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इस डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान का मालियाती खसारे का तखमीना 7.5%, जबकि कर्जों का हुजम तकरीबन 75%, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 8.9% रहने की भी पेशन गोई की गई है। ये डॉक्यूमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब चीन की तरफ से $600 मिलियन का रोल ओवर आज ही किया गया है, जबकि सऊदी अरब और अरब अमारात की जानिब से $3 अरब पहले ही पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं और डार साहब कह रहे हैं कि हम एक सेफ प्लेस में हैं। मुआहिदे के बावजूद एक बार फिर पाकिस्तान की मनी मार्केट में डॉलर की कदर बढ़ रही है। सिर्फ आज ही के दिन डॉलर $3.74 इजाफा देखा गया, जिसके बाद डॉलर $283 पर ट्रेड हुआ। ये डॉक्यूमेंट कितना अहम है और रुपए पर प्रेशर कम क्यों नहीं हो पा रहा, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफी शहबाज राना मौजूद हैं। शहबाज राना, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। IMF की डॉक्यूमेंट जो सामने आई है, जो लेवरेज हुकूमत वक्त चाह रही थी इस मुआहिदे के बाद, क्या वो हासिल करते आप देख रहे हैं और कितनी सख्त डॉक्यूमेंट है ये जो आगे की पेशन गोई की जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिस मेहर आपका। देखिए, अगर इस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ा जाए, खासतौर पर वो लोग इसको गौर से पढ़ें जो। शहबाज राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। कैन यू हियर मी? जी, एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर सर। अच्छा मिस मेहर, मैं ये कह रहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इट्स अ काइंड ऑफ अ चार्ज शीट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हमें जो सुबह शाम आपको आजकल ट्वीट्स नजर आ रही हैं, कौम को मुबारकबादें दी जा रही हैं, मेरा ख्याल वो लोग ये एक दफा ये IMF की ये जो रिपोर्ट है इसको पढ़ लें। इसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने IMF ने लिख दिया है कि किस तरीके से पिछले 1 साल से जो एक्सचेंज रेट की मार्केट में गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, जिस तरीके से इन लोगों ने कोशिश की कि जो रुपए की कदर है उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाए और जिस तरीके से इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। IMF के बकौल इन दो जो इनके जो इकदाम थे हुकूमत के, उसकी वजह से जो ग्रोथ थी उसके प्रोस्पेक्ट्स पाकिस्तान के बहुत बुरी तरह डैमेज हुए। लोगों का जो एतमाद था एक्सचेंज रेट मार्केट के ऊपर, करेंसी के ऊपर, वो खत्म हुआ। और ना सिर्फ ये कि जो फ्यूचर है वो उसके बारे में भी उसके बड़े इसके स्वीयर किस्म के जो इसके जो है वो रेप्लिकेशन है। और यही वो बड़ी वजूहात हैं जिसको हुकूमत अपनी वो कामयाबी बताती है कि हमने इंपोर्ट्स को रोक कर हमने दिवाली होने से बचा लिया। IMF ये लिख रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। और यही वजह है कि अब IMF ने एक नई शर्त पाकिस्तान के ऊपर लगा दी है। ये मेरा ख्याल ये शायद पहली दफा ऐसी कोई शर्त लगी है। पहले तो ये होता था कि आपने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट करना है, अब उन्होंने ये रिपोर्ट के अंदर लिख दिया और ये शर्त हुकूमत ने मान भी लिया। ये कॉन्टिन्यूस क्राइटेरिया है, ये शर्त मुसलसल प्रोग्राम पीरियड के दौरान जो है वो एक्टिव रहेगी। वो शर्त ये है कि जो ओपन मार्केट का जो रेट है रुपए का और जो इंटर बैंक का जो रेट है उसके दरमियान जो फर्क है वो 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो 5 दिन की जो उनकी एवरेज बनती है, जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, जिसको हमने $30 पे भी जाते देखा है। जो आपका 25 से 30 रुपए पे भी चला गया है, वो 1%, 1.25% से अब ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका रफली से कि आपका 300 का डॉलर है तो ये कोई ₹4 के करीब ये आपका ये बनता है। तो अगर इंटरबैंक का रेट 283 रुपए है आज, तो ओपन मार्केट का रेट 287 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही अहम शर्त है। आप देख रहे हैं यही वजह है गालबन कि पिछले 4 दिन से मुसलसल जो है
रुपए की कदर में कमी हो रही है, क्योंकि इंटर बैंक जो था वो कम था और जो ओपन मार्केट में जो रेट था वो ज्यादा था। इसके अंदर मिस महर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है जिसमें वो IMF बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी करेंसी को उसकी जो वैल्यू को अफेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि इनके पास डॉलर्स तो थे नहीं। जब डॉलर नहीं थे तो इन्होंने इनफॉर्मली उसको कर्टेल करने की कोशिश की, उसकी वैल्यू को। फिर इन्होंने बैंक्स के ऊपर एक मॉरल प्रेशर डाला कि जी आप इसकी प्राइस को रोके, और इस किस्म की और भी मार्केट के अंदर जो है डिस्टॉर्शंस पैदा की। एक और जो चीज इस रिपोर्ट के अंदर अहम है कि इस प्रोग्राम की जो अमल दरामद है इसके ऊपर होना है, IMF ये कह रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत एक्सेप्शनली हाई रिस्क हैं, और उसकी बड़ी वजह जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, गवर्नमेंट जा रही है, केयर टेकर्स आ रहे हैं, फिर नई गवर्नमेंट आ रही है। तो दूसरा जो कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान टू रीपे द IMF डेट, उसको भी उन्होंने कहा कि उसकी जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की IMF का कर्जा वापस करने की, वो भी उसके भी इश्यूज हैं, उसमें भी सिग्निफिकेंट रिस्क उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है जो पाकिस्तान IMF से कर्जा ले और कर्जा वापस करना। और तीसरी चीज जो क्रिटिकल है वो ये है कि पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि इसको दोस्त ममालिक से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें वर्ल्ड बैंक, IDB वगैरह, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे जो कर्जा मिलना है उसको, उस कर्जे को टाइमली मिलने को भी काफी ज्यादा रिस्क हैं। तो रिपोर्ट के अंदर मिस महर कोई 10 के करीब ऐसी शराइत हैं जो हुकूमत ने नई मानी है, और इसके अलावा तकरीबन 12 से 13 के करीब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं और कंटिन्यूस कंडीशन इंडिकेटिव टारगेट्स हैं जो बजट से रिलेटेड हैं और बाकी चीजों से रिलेटेड है। एक और जो चीज इसमें जिसका जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल डिस्कॉन्टेंट है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो कम हुए बिकॉज ऑफ दी हाई इन्फ्लेशन रेट, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, तो एक डिस्कॉन्टेंट, सोशल डिस्कॉन्टेंट का जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो IMF इज आल्सो रियलाइजिंग कि जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा हुआ है पिछले एक साल के अंदर खास तौर पे। और इम्पोर्टेंटली इसमें एक चैप्टर है, एक चैप्टर तो नहीं कह सकते, एक इसके अंदर एक कुछ कमेंट्री है कि हुकूमत ने कितने अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम किए। हमें जो बताया गया था बजट वाइंड अप स्पीच में जो अमाउंट बताई गई थी वो अंडर स्टेटेड है, वो नंबर जो है हुकूमत ने हमें गलत बताया था। एक्चुअल नंबर जो है वो अब IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में रिलीज किया, विच आल्सो शोज कि जो इत्माद का फुकदान है वो हमेशा रहा है। हुकूमत के जो टैक्स इक़दाम उसने लिए थे उसका जो वैल्यू थी हमें कम बताएगी, एक्चुअली ज्यादा है, और वो भी चीज IMF की रिपोर्ट के अंदर जो है वो रिलीज हो रही है। और इम्पोर्टेंटली टैक्स एमनेस्टी स्कीम अब नहीं दी जा सकती। पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी ये चीज हुकूमत ने दी, फिर इसको विड्रॉ करनी पड़ी। अभी भी ये कंडीशन इस एग्रीमेंट में शामिल है कि जब तक ये प्रोग्राम है 11 अप्रैल 2024 तक, तब तक हुकूमत कोई नई टैक्स एमनेस्टी या कोई टैक्सों में छूट भी नहीं दे सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे IMF की फ्रेश ताज़ा तरीन जारी करदा रिपोर्ट इस हुकूमत वक्त के ऊपर चार्जशीट से कम नहीं है, और ये भी कहा गया है कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक्सेप्शनली हाई रिस्क है। ऐसे माहौल में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम बैठक कर चुके हैं। मुइना मुद्दत में असेंबलियों की तहलील, बरवक्त इंतखाबात, बाहमी मुशावरत से लाया जाने वाला निगरान सेटअप, नई या पुरानी मरदमशुमारी, ये सब वो अमूर हैं जो शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से डिस्कस कर रहे हैं। हुकूमत वक्त आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुसलसल तजब्जुब का शिकार नजर आ रही है। हुकूमत अपने एक इत्तेहादी के साथ सर जोड़कर बैठी है, मगर दूसरे दो बड़े इत्तेहादी JUIP और MQM इस बैठक से लाइल्म है। एक जाने मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत हतमी तौर पर तय करती है कि नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में हरगिज नहीं जाया जाएगा। दूसरी जानिब ना सिर्फ वज़रा बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असेंबलियों की तहलील की हतमी तारीख का ऐलान करते हैं। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। फकत 25 दिन रह गए इस हुकूमत के, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ 14 अगस्त को हुकूमत का आखिरी दिन करार देते हैं, जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अपनी ही हुकूमत के लिए यह सजेशन है कि अगर असेंबलियां 13 अगस्त की बजाय 11 अगस्त को तहलील होंगी तो इलेक्शन कमीशन को 60 दिन की बजाय 90 दिन मिल जाएंगे। लेकिन ये जहन में रखिए, गुज़िश्ता 24 घंटों से खबर गर्दिश में थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तफाक कर लिया है, जिसकी तरदीद मरियम औरंगजेब ने एक बयान में की है। उन्होंने न सिर्फ इस खबर की तरदीद बल्कि वजीर आजम के बयान की ही तरदीद कर दी। उनका कहना है कि कौमी असेंबली की तहलील के हवाले से अभी तक किसी हतमी तारीख का फैसला नहीं हुआ।
ان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ فیصلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. ایک کشمکش انتخابات سے متعلق ہے، مشاورت پر ہوئی، اور ایک تذبذب اسمبلیوں کی تحلیل پر ہے. مردم شماری تیسرا بڑا معاملہ ہے جدھر ایک اہم اتحادی ایم کیو ایم بضد ہے کہ نئے ڈیجیٹل سینسس کے مطابق ہی ڈی لمیٹیشن بھی ہو اور الیکشن بھی ہو. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ان دو بڑے اتحادیوں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، مفتی کفایت اللہ JUI کے ساتھ اور MPA سندھ MQM کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. مفتی کفایت اللہ صاحب اور خواجہ اظہار الحسن صاحب، دو بڑے اتحادی، دو نظر انداز ہوتے اتحادی. مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. فرمائے دیجیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی اہم ترین بیٹھک ہو گئی. یہ دوسری بڑی نشست ہے جو اس PMLN نے کی ہے. مولانا صاحب کہاں ہیں؟ آپ کا وفد کہاں ہے؟ کیوں JUI نہ 3 نہ 13 میں دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں تو ابھی نگران سیٹ اپ پر باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا ایک رسمی مشاورت ہوتی ہے اور ایک غیر رسمی. تو آئین کے مطابق تو حزب اقتدار کے قائد اور حزب اختلاف کے قائد یہ مشاورت کریں گے اور نام پر اتفاق کریں گے. غیر رسمی طور پر تو آپ گھر میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس طرح تو اتحاد سے بھی ہم سے بھی پوچھا کہ ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آخری بات وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے قائد کی ہوگی، تو وہ جس پہ اتفاق کریں گے. تو وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جثہ. تو ہم تو اپنی پارٹی کے حجم کے اعتبار سے ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم کے مشورے میں شامل کیا جائے. اب البتہ یہ جو غیر وزراء ہیں تو اس کے اندر ہمارا حصہ ہے. تو آپ مطمئن ہیں؟ ہاں کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے نون کے درمیان بہت ساری باتیں تھیں، لیکن وہ انہوں نے بر وقت اس کا ازالہ بھی کیا اور ہمیں اعتماد بھی لیا. اور ہمارا یہ مطالبہ تو تھا نہیں کہ ہم سے پوچھ کے کرو یا مشاورت کرو. تو رسمی طور پر آپ ہیں نہیں اور غیر رسمی طور پر آپ مطمئن ہیں. مجھے خواجہ اظہار الحسن صاحب اپنے وفد کا بتائیے گا کہ جو روانہ ہو کے کراچی سے سندھ پہنچ چکا ہے، کب اہم ترین بیٹھک ہے، کب وقت دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ لوگوں کو؟ دیکھیے، متوقع تو آج رات ہے. ہمارے اہم ترین تمام لیڈرشپ MNAs کے ساتھ وہیں موجود ہے، اور یقیناً ہمارا تو حصہ بقدر جثہ اس طرح ہے کہ ہم معاشی حق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پچھلی گورنمنٹ کو چلتا کرنے میں ہمارا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. تو ہم تو بالکل یہ چاہیں گے کہ جناب نگراں وزیر اعظم میں اور چاہے وزیر اعلیٰ ہو، اس میں ہماری بھرپور مشاورت ہو، اور ہماری جو تحفظات خاص طور پہ اب تک کہیں جو معاہدے کے صورت میں موجود ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور نگراں وزیر اعظم کے بعد آنے والے انتخابات صاف شفاف اور میرٹ کے اوپر ہوں. ٹھیک. تو ابھی یہ بتائیے گا، خبر یہ بھی موصول ہو رہی ہے سر کہ آپ لوگوں نے سندھ میں بھی کیئر ٹیکر نظام کے اندر اپنا حصہ مانگا ہے، اپنا نہ صرف مشاورت مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں نمائندگی یا اپنی جو نام تجویز کیے جائیں وہ بھی چاہتے ہیں آپ دیکھنا؟ لیکن ٹیکنیکلی اس وقت سندھ میں حلیم عادل شیخ صاحب موجود ہیں نہیں. PTI کے 3 اراکین آتے ہیں، تو وہ جو ہاؤس میں ایک لیڈر آف اپوزیشن کی پریزنس ہے، وہ ایک جمہوریت کا جو ایک مین پلر ہے وہ غائب ہے. تو ایگزسٹنگ ہمارے اس وقت 21 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں جن کو برتری حاصل ہے اسمبلی میں. تو جو ممبرشپ کاؤنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی عددی اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. اسپیکر صاحب روایتی طور پہ تو کہتے ہیں کہ بھئی 35 تھے تو اب 36 ہوں، لیکن ظاہر ان 35 میں سے 20 تو MQM کے تھے نا. تو وہ تو ظاہر ہے MQM اس وقت کھڑی ہے، تو میرا خیال ہے لیڈر آف اپوزیشن ہمارا نامینیٹ ہو جانا چاہیے. اور بالکل ہمارا رائٹ ہے یہ کہ کیوں نہیں نگراں وزیر اعلیٰ. پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا لیڈر آف اپوزیشن میں تھا، تو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے مشاورت سے نگراں وزیر اعلیٰ بھی لائے تھے، اور IG چیف سیکرٹری اور کابینہ کا بھی فیصلہ کیا تھا. اب سر یہ بتائیے گا کہ 8 اگست تک پیپلز پارٹی اور PMLN میں اتفاق ہو گیا ہے، جو خبر آئی ہے ہم نے تصدیق بھی کی ہے، گو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو تردید کر رہی ہیں. اب یہ بتائیے گا اس کے اندر بھی آپ سے مشاورت کی گئی، آپ لوگوں کو بتایا گیا اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب کہہ رہے JUI تو مطمئن ہے، آپ لوگ بھی ابھی مطمئن ہیں اس حوالے سے، کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بیان بالکل ٹیلی ویژن کے ذریعے میں پتہ چلا ہے، اور بالکل اس بیان سے قبل ہمارے پاس کوئی مشاورت نہیں تھی. اور کیونکہ آج ہمارا ڈیلیگیشن وہاں موجود ہے تو ممکن ہے کہ آج اس بیان کے اوپر وضاحت کے ساتھ ساتھ
ہم سرحد کے ساتھ گفت و نشید بھی کریں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور یہ ہم کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اگر بر وقت انتخابات 8 اگست پہ کروانا چاہتے ہیں تو اس پہ کیا صورتحال ہے، حلقہ بندیوں کی کیا صورتحال ہے. آپ لوگوں کی سوئی ویسے حلقہ بندیوں پہ اٹک گئی ہے سر. 19 سال بعد ہم نے 2017 میں دیکھا کہ نیا سینسس ہوا، اس کے بعد 2022-23 میں آ کے 2017 کے سینسس کے اوپر حلقہ بندیاں بھی مکمل کی ہیں الیکشن کمیشن نے. 2023 کا تو نہ اس کے ریزلٹ شو کریں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں، نہ ہی اس کو نوٹیفائی کیا جائے گا. یہ سب کچھ کر بھی لیا جائے تو 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے سر کہ جس کے تحت یہ ٹیبل جو ہے حتمی شکل اختیار کرے کہ ہر صوبے سے کتنی سیٹیں آئیں گی. وہ تو بعد ازاں جا کے الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے. تو کیا چاہ رہے ہیں آپ کہ الیکشن بر وقت نہ ہو؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو 2017 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تھی نا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں آئی. صحیح مان لیا میں نے ان سب باتوں کو جائز، آپ کا مطالبہ بھی جائز، مگر آج جہاں کھڑے ہیں سر، اگر اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے تو پھر تو 6 ماہ کہیں نہ گئے آگے. بات یہ عصمت صاحبہ پھر ہم یہی کرتے رہے کہ بھائی یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، 140 یہ بھی چھوڑ دو، ڈیلیمیٹیشن بھی چھوڑ دو. الیکشن تو ویسے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں کے پی کے اور پنجاب کے، تو پھر کہیں کہ جنرل الیکشن بھی چھوڑ دو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اب یہی ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دو. اب یہ والا تو فلسفہ نہیں اختیار ہو سکتا. کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے مینڈیٹ کے ساتھ ٹکنا تو ہوگا. کراچی کی آبادی پہ، کراچی کے وسائل پہ ہماری تو جنگ ہی ہے یہ ساری. اور کیا جنگ ہے ہماری؟ اختیارات کا. سر میں سمجھتی ہوں کہ ڈیجیٹل سینسس سامنے آ گیا. آپ کی کراچی کی 24 سیٹیں بڑھ جاتی ہیں، آپ کے سندھ کے اندر آپ دیکھتے ہیں اسمبلی میں مزید سیٹیں بڑھ جاتی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ نوٹیفائی ہو نہیں سکتا نا، وقت گزر گیا ہے. الیکشن کمیشن نے تو ویسے ہی کہہ دیا ہمیں فقط 4 ماہ اور چاہیے ہوں گے جب ایک بار یہ اپروو ہو جائے. 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے سر. ووٹنگ تو دور کی بات، پارلیمنٹ میں ہی 2/3 اکثریت نہیں ہے ابھی. واٹ آر یو وانٹنگ ایگزیکٹلی؟ کوشچن تو ابھی دیکھیں، پارلیمنٹ کا کوشچن تو بھی تھوڑا سا کانسٹیٹیوشنل اس میں ڈیبیٹ ہے کہ آیا ممبرشپ کی 2/3 اکثریت چاہیے، اور کتنے ممبرز اس وقت موجود ہیں، اور کتنے ممبرز اس پر ڈی نوٹیفائی ہو گئے جو کہ ممبر نہیں ہیں. یہ ایک بحث ہے کہ 2/3 میجورٹی آف دا ممبرشپ آف دا پارلیمنٹ ہے. 25 دن رہ گئے ہیں سر اسمبلی تحلیل ہونے میں. آپ کون سی بحثوں میں پڑھ رہے ہیں؟ میں تو سمپل پوچھ رہی ہوں کہ 2017 کی سینسس پہ ہی اب الیکشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں اتفاق کرتے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ گو کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ مزید وقت لے لیں، نہ کریں اس ٹائم پہ. ایسا کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے سر پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک نگران یا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ اب طوالت اختیار کر جائے، اینڈ دیٹ از اوکے فار یو. دیکھیں چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی نا جتنی سمپل طریقے سے ہم نے بیان کر دیا. آئین کے پروویژنز کو سمجھنا جو ہے نا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر حکومت اس بات پہ طے ہو جاتی ہے کہ نئی مردم شماری کریں تو وائی ناٹ؟ پھر ڈیلے ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کی عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. آپ 1998 میں آپ نے کی، پھر 2011 میں زرداری صاحب کے دور میں 7 ارب روپے ضائع ہوئے، پھر اس کے بعد 2017 میں ادھر تو 34 ارب کی ایکسرسائز ہوئی ہے، ادھر تو 21 ارب نہیں تھے ہمارے پاس کے پی کے اور پنجاب کا الیکشن کرانے میں. یہ مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں وائی ناٹ؟ یہ قابل قبول ہے کہ الیکشن مزید تھوڑا سا اور آگے آ جائے سر؟ آئین کے اندر تو 90 دن کی پابندی کے اوپر ضرور لازم ٹھہرایا ہوا ہے. یہ نئی حلقہ بندیوں پہ الیکشن لازم نہیں ٹھہرایا ہوا. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں احترام کے ساتھ اظہار الحسن صاحب سے اختلاف کروں گا. وہ یہ کہ ایک نقصان یہ ہے کہ 2017 کے سینسس پر انتخابات کرائے جائے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ڈیلے وہ تمام قوم کا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے. تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو تو قبول کیا جا سکتا ہے. اچھا، سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے. بر وقت ہوں سر، آپ کو پھر بھی نہیں تعجب ہوتا کہ انتخابات میں تاخیر کا خدشہ آج بھی اس ملک میں برقرار ہے؟ وائی ڈو یو تھنک سو؟ کیوں ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، لیکن آج تھوڑا سا وہ ہو گیا، مجھے پریشان ہو گیا کہ حیات آباد پشاور کے اندر دھماکہ ہوا. اگر خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر الیکشن کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی امن و امان کا مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے جب کوئی آدمی جا نہیں سکے کمپین کے لیے، وہاں بم دھماکہ ہوگا تو پھر کس طرح ہوں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. اللہ سب کو اپنے ذمان میں رکھے. سر 2008 کے اگر آپ کو حالات یاد ہوں، 2013 کے بھی یاد ہوں، بہت برے حالات تھے اس ملک کے اندر دہشت گردی کے، مگر الیکشن پھر بھی بر وقت ہوا. یعنی کہ اب ہم نے یہی سلسلہ اگر چلانا ہے کہ الیکشن نہیں کرنے انڈر ون پریٹیکسٹ اور انادر. اللہ تعالیٰ 25 دنوں کے اندر کوئی بڑا واقعہ پیدا نہ فرمائے. تو ابھی جو
नजर में जो कुछ है वो इलेक्शन टाइम पर होगा और होना भी चाहिए। सो ख्वाजा साहब, गो के JUIF तो 2018 से इलेक्शन का इंतजार कर रही है, लेकिन आपके कुछ 18 पॉइंट्स का एग्रीमेंट भी था इस हुकूमत के साथ। ज्यादा तो चार्टर ऑफ राइट्स आपके पूरे नहीं हुए, लेकिन उसमें भी आपने सेंसस और डिलिमिटेशन की कोई शिक भी नहीं डाली थी। ये भी मुझे ताज्जुब होता है आज इसी के ऊपर आप कह रहे हैं इलेक्शन बेशक पोस्टपोन हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। डिलिमिटेशन और सेंसस बहुत ज्यादा प्रिंसिपल पॉइंट्स थे और 140A के बाद वो उसमें मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो। सर मेरे सामने पड़े हैं आपके नुकात, इसमें डिलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल जिक्र है। बताएं कौन सी शिक है? इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें डिलिमिटेशन भी मौजूद है और सेंसस भी मौजूद है, और वो नुकात आपके पास पता नहीं कितने हैं। मैं आपको अभी भेज देती हूँ सर, आप मुझे भेज दें। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर 2017 पे भी होते हैं तो MKM राह फरार तो नहीं इख्तियार कर रही, लेकिन MKM एक सोल्यूशन जरूर दे रही है कि इस मुल्क के अंदर तो क्राइसिस कभी खत्म ही नहीं हुआ। हर गवर्नमेंट के बाद एक और गवर्नमेंट को नया क्राइसिस, चाहे वो किसी भी सूरत में, वो होता ही है। तो पाकिस्तान की आवाम के मफाद के फैसले कभी तो होंगे ना, कभी तो आपका फूड क्राइसिस पे आप क्या करेंगे? अवाम को बर वक्त इलेक्शन मिल जाए, क्या ये सबसे जरूरी नहीं है? MQM सिंध की निगरान काबीना में अपना हिस्सा चाहती है, समझ में आता है, साथ ही डिजिटल मर्दमशुमारी पर ही इलेक्शन करवाना चाहती है, ये समझ में नहीं आता। सर ये मैं मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि आपका शेयर बढ़ जाता है, पुरानी मर्दमशुमारी भी बहरहाल आपके लिए बहुत सूट करती है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर अब कोई फ्री हैंड मिल गया अगर MQM के अपनी कॉर्नर मीटिंग्स करना, खुल के कैंपेनिंग करना, तो क्या कराची के 21 में से तकरीबन 13 हल्के हमें खबरें आ रही हैं कंफर्म आप लोग जीत जाएंगे? तो फ्री हैंड का मतलब कोई पूछ पकड़ भी नहीं है, ये होता देख रहे हैं आप लोगों को? आप नहीं, इंशाल्लाह हम 13 से ज्यादा ही जीतेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन से कोई, मैंने फिर बताया ना, राय फरार नहीं है, लेकिन हम कोई अनोखा मुतालबा नहीं कर रहे। बात को समझने की कोशिश करें। अगर नहीं भी होते सर, आप इलेक्शन का डिले चाह रहे हैं, वो अनोखा मुतालबा ही है। हम अनोखा बिल्कुल मुतालबा नहीं है, प्रिंसिपल स्टैंड हमारा मौजूद है। 2016 में जो आप लोगों के साथ हुआ, क्या आज वो तहरीक इंसाफ के साथ होता देख रहे हैं? नहीं जी, डोमिसाइल का बड़ा फर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल नहीं, मैं पूछ रही हूँ 2016 में जो आपकी जमात के साथ हुआ, क्या वो PTI के साथ होता देख रहे हैं? नहीं जी, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये जरूर है कि PTI के बहुत सारे लोगों को ये बात समझ उस वक्त नहीं आ रही थी जो अब आ गई है। जो 2016 में हमने फैसला किया था, ना भागे थे, ना कहीं और गए थे, ना जमानतें ली थी, बल्कि अपने आप को पाकिस्तान की अवाम और अपनी रियासत और अपनी अदालतों में पेश किया था। यही काम PTI की लीडरशिप को भी करना चाहिए था, लेकिन अफसोस सूरत हाल दूसरी निकली और गरीब कारकुन के ऊपर सारा नजला गिरा। आखिरी सवाल ख्वाजा साहब, क्या आपको अगर ये नहीं हुआ डिलिमिटेशन 2023 के सेंसस के मुताबिक, जो कि CCI से अभी अप्रूव नहीं होंगी, और आप जानते हैं आईनी तरमीम की तो नंबर ही मौजूद नहीं है, सिरे से 2/3 अक्सरियत ही नहीं है, तो 2017 के इलेक्शन के ऊपर आप फिर कायल हो जाएंगे? 2017 हिस्सा लेंगे, बिल्कुल हिस्सा लेंगे सेंसस में, लेकिन हम अपना आईनी अदालती प्रोविजन जो है ना वो जरूर एग्जॉस्ट करेंगे। ठीक है। और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ये बता दीजिएगा कि क्या PDM के साथ इजलास जुमेरात के लिए फिक्स्ड है? क्या उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम तर हतमी फैसले होंगे? आने वाला निगरान सेटअप, आने वाला वजीर आजम निगरान सेटअप के अंदर? हाँ, इसमें दीगर पार्टियों को एतमाद में लिया जाएगा ना। हमने तो एक मुश्किल सफर साथ किया है ना, इमरान खान के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल था, और हम खड़े हुए और लोगों को जमा भी किया। हमने 15 मिलियन मार्चेस किए, एक धरना किया। आपको ये यकीन है कि अभी 12-13 को इलेक्शन टाइमली नेशनल असेंबली तहलील हो रही है, या उससे पहले कर दी जाएगी कबल अज़ वक्त? इस हवाले से कोई कह सकते हैं आप कुछ? वजीर आजम ने ऐलान किया तो बड़े मनसब पर बैठा हुआ आदमी, उस पर तो एतमाद करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा रोल ज्यादा है अपोजिशन में PTI चेयरमैन के खिलाफ। हाँ। तो हमें तो नजरअंदाज नहीं कर सकते, और कई गिले शक में तो वो भी दूर हो गए। तो इस इजलास के अंदर इंशाअल्लाह वो तमाम बातें बाहमी एतमाद के साथ पे हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ JUIF के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने अपने ट्वीट में एक सवाल उठाया है कि शहरियार अफरीदी के भाई और बहन इंतकाल कर गए और उन्हें उनके जनाजों में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई, मगर इसके बावजूद पीटीआई के 5 अरकान को जो एक रात पहले गिरफ्तार हुए जुडिशल रिमांड पर जेल में थे, उन्हें मौजाना तौर पर सियासी तकरीब में शिरकत की इजाजत दे दी गई। उमर अयूब ने लिखा कि साबिक एमपीए जहूर शाकिर, शाह फैसल और इश्तियाक उमर को 2 रात पहले गिरफ्तार किया गया और इसी तरह साबिक एमपीए अरबाब वसीम और मलिक वाजिद को पेरोल पर जेल से लाया गया। क्या खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, आईजी जेल खानाजात या अदलिया का कोई और रुकन इसकी वजाहत कर सकता है? नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सियासी इब्तलाओं में पार्टी रेजा रेजा होकर बिखर गई है और अब कानूनी शिकंजा तेजी से कसा जाने लगा है। दहशतगर्दी के दर्जनों मुकदमात, 9 मई GHQ हमला केस, 190 मिलियन पाउंड का केस, साइफर की तहकीकात, तोशाखाना केस और अब अदालत ने इद्दत के दौरान निकाह केस काबिल समाअत करार देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को नोटिस जारी कर दिए हैं। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज कुदरतुल्लाह ने जारी किया और इस फैसले में मोअज़्ज़िज़ जज ने अपना माइंड पहले ही जाहिर कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार का कहना है कि बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन तहरीक इंसाफ से निकाह हुआ। निकाह ख्वां मुफ्ती सईद के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को और दूसरा निकाह फरवरी में पढ़ाया गया। पहला निकाह लाहौर और दूसरा इस्लामाबाद में हुआ। फैसले के मुताबिक जनवरी में निकाह के बाद बताया गया कि बुशरा बीबी इद्दत में है। निकाह ख्वां को इद्दत वाली बात गवाह ओन चौधरी की मौजूदगी में बताई गई। पहले निकाह के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने एक साथ बनीगाला में रहना शुरू किया। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा कि इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। बतौर मियां बीवी एक साथ रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। यह मामला अदालती दायरा इख्तियार में आता है क्योंकि बनीगाला इस्लामाबाद की हदूद में है। इस तफसीली फैसले के साथ ही अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई को पेशी के लिए नोटिस भी जारी कर दिए। नाज़रीन, 2 माह पहले 13 मई को सिविल जज नसर मनल्ला ने इस केस को अदालती दायरा इख्तियार से बाहर करार देते हुए नाकाबिल समाअत करार दिया था। सिविल जज के इस फैसले के 1 माह और 23 दिन बाद दरख्वास्त गुजार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी और 13 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज आजम खान ने सिविल जज नसर मनल्ला के फैसले को कलअदम करार देते हुए इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया और मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनीगाला को वापस भेज दिया। और आज सिविल जज ने इस केस के काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जूं जूं हुकूमत के जाने और इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ रही हैं। तोशाखाना जैसे अहम तरीन केस की भी रोजाना की बुनियाद पर समाअत चल रही है। आज भी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली, मगर अदालत पर अदम एतमाद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने इससे पहले इस केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर और आज जज हमायूं दिलावर पर अदम एतमाद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील गोहर अली खान ने जज हमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट अदालत में दिखा दी। जज हमायूं दिलावर ने गोहर अली से इस्तफसार किया कि आपको नहीं लगता कि इनकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? इन पोस्ट की क्या फोरेंसिक हुई है? आपको नहीं लगता कि इनकी फोरेंसिक जरूरी है? वकील गोहर अली खान ने अदालत से अर्ज की कि मैंने जब इन पोस्ट को देखा तो बहुत दुख हुआ। तोशाखाना केस में फेयर ट्रायल का सवाल है। मोअज़्ज़िज़ जज ने एक बार फिर इस्तफसार किया कि आप इन फेसबुक पोस्ट को जुडिशियल इंक्वायरी के सामने क्यों नहीं लेकर जाते? फेसबुक अकाउंट मेरा है मगर पोस्ट मेरी नहीं है। वकील गोहर अली खान ने अदालत से कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि अदालत इन पोस्ट की तरदीद कर देगी। तंग होते इन कानूनी दायरों में आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर मामले की तहकीकात के लिए एफआईए को इजाजत भी दे दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तहकीकात पर जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया। साइफर और इससे जुड़े ऑडियो लीक्स पर एफआईए ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता बरस 7 नवंबर, 30 नवंबर और फिर 7 दिसंबर को तलब किया, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस तलबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर को एफआईए का तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए ता हुक्म सानी इस पर अमल दरामद रोक दिया और 6 माह बाद 11 जुलाई को वफाकी हुकूमत ने इस हुक्म इम्तना को वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की और अदालत ने इस दरख्वास्त पर 6 माह से जारी हुक्म इम्तना वापस लेते हुए एफआईए को तहकीकात की इजाजत दे दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमों में तेजी के साथ ये पेशरफ्त इशारा दे रही है कि हुकूमत जाने से पहले किसी बड़े फैसले की मुतमन्नी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालतों पर बार बार अदम एतमाद और हाजिरी इस्तस्ना की दरख्वास्तों से मामले को 1 माह तक लटकाए रखने के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं। मगर सियासत की कानूनी मैदान में लड़ी जाने वाली इस जंग की इन फैसला कुन घड़ियों में अदालत का एक फैसला सियासत का सारा मंजरनामा बदल कर रख सकता है।
इसी के साथ साथ एक और अहम तरीन पेशरत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले हुई। कुछ जजेस मुल्क से बाहर हैं, कुछ पहाड़ों पर छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि 3 जजेस केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। 9 में वाकयात को हर कोई संजीदा जुर्म तस्लीम करता है, कोई मुल्जिमान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। सिविलियंस को कुछ आईनी तहफ्फुज हासिल हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की फुल कोड बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि वजारत दिफा ने 3 जजेस पर एतराज कर दिया है। आज समाअत के दौरान जजेस की जानिब से दिलचस्प रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाजब बेंच ने आज समाअत शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील आबिद जुबैरी ने माजी के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अहम नुक्ता यह है कि इल्जामात से मुल्जिमान का ताल्लुक कैसे जोड़ा जाए और अफवाज की तहवील में मौजूद सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल बगैर आईनी तरमीम के नहीं हो सकता, जिस पर जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान का दिफा या फाज के खिलाफ ताल्लुक जोड़ना जरूरी है, जिस पर आबिद जुबैरी साहब ने फरमाया कि पहले सिविलियंस का फौज या दिफा के खिलाफ ताल्लुक जोड़ना जरूरी है। अगर मुल्जिमान का फौज या दिफा से कोई ताल्लुक है तो फिर आईनी तरमीम नागुजीर है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा कि जिन फैसलों का आप हवाला दे रहे हैं ये उस वक्त के हैं कि जब फौजी ट्रायल से मुतल्लिक आईनी तरमीम नहीं हुई थी। दौरान दलाइल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील आबिद जुबैरी ने एक मौके पर कहा कि कुछ मुल्जिमात को चार्ज किया जा रहा है और कुछ को नहीं चार्ज किया जा रहा। मालूम नहीं फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का पैमाना क्या है। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने लियाकत हुसैन केस का हवाला देते हुए कहा कि मिलिट्री अथॉरिटीज तहकीकात कर सकती हैं, ट्रायल नहीं। दौरान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि यह फैसला कौन करेगा कि किस पर आर्मी एक्ट लगेगा और किस पर नहीं, जिस पर आबिद जुबैरी का कहना था कि तहकीकात पुलिस का काम है, वही फैसला करेगी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी को अपने मौक़िफ़ का खुलासा करने का कहते हुए ये पूछा कि अगर मुल्जिमान का ताल्लुक साबित हो जाए तो फिर क्या होगा, जिस पर आबिद जुबैरी का यह कहना था कि ये ट्रायल आईनी तरमीम से ही मुमकिन है। अगर खसूसी ट्रायल करना है तो खसूसी अदालत बनाना होगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या खसूसी अदालत से मुराद वो अदालत है कि जो हाई कोर्ट के मातहत हो, जिस पर आबिद जुबैरी ने वजाहत देते हुए कहा कि ट्रायल पहले सिविल अदालतों में होना चाहिए। आबिद जुबैरी के दलाइल के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान इमान ने कल जो है ये कहा कि ये तमाम तर दलाइल जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। कुल जमा करवाए गए तहरीरी जवाब को भी पढ़ के सुनाया। इस तहरीरी जवाब से मुतल्लिक उन्होंने अपने दलाइल दिए और अटॉर्नी जनरल का ये आज कहना था नाजरीन की अदालत के सामने 21वीं तरमीम और लियाकत हुसैन केस जेर बहस लाया गया। लियाकत हुसैन केस में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। मैं अदालत के 23 जून के हुक्मनामे को पढ़ूंगा जिसमें मौजूदा सूरत हाल में फुल कोर्ट को यह मामला सुनना चाहिए, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने गुज़िश्ता समाअत पर एक मेंबर पर एतराज किया, अब फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दस्तयाब मेंबरान पर मुश्तमिल बेंच बनाने की इस्तदा की है, जिस पर जस्टिस आयशा बोली कि कौन ये फैसला करेगा कि कौन से जजेस दस्तयाब हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल एक बार फिर बोले कि इस हवाले से फैसला तो चीफ जस्टिस ने करना है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने फिर कहा कि आपने ये कैसे सोच लिया कि चीफ जस्टिस ने दस्तयाब मेंबरान पर बेंच नहीं बनाया होगा। और इस पर जस्टिस मुनीब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने माशाअल्लाह तफसीली जवाब जमा कराया है, इस पर दलाइल दीजिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान नाजरीन वजारत दिफा के वकील सामने आए। इरफान कादिर साहब ने रोस्ट्रम पर आकर बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि मोहतरम आप मेहरबानी फरमाकर बैठ जाइए, आपको बाद में सुनेंगे, जिस पर इरफान कादिर ने अदालत से 1 मिनट का वक्त मांगते हुए चीफ जस्टिस और दीगर 2 सीनियर जजेस पर ही एतराज उठाते हुए कहा कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान और बेंच में मौजूद 2 सीनियर जजेस की बेंच से अलहदगी पर दलाइल दूंगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि अटॉर्नी जनरल फुल कोर्ट की इस्तदा कर रहे हैं और वजारत दिफा 3 जजेस पर एतराज उठा रही है, एक ऐसे वक्त में कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने में 2 माह बाकी रह गए हैं। कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 माह बाकी रह गया है और 9 मई के वाकयात को गुजरे 38 दिन गुजर चुके हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में की गई बुनियादी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि फौजी और दिफाई तंसीबात पर हमला बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। दरख्वास्तों में इंतहाई हसास और मुल्की वक़ार के मामले को अदालत में लाया गया और आईनी फ्रेमवर्क फौजी इमारतों पर हमला करने वालों को फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत देता है, जबकि हालिया वाकयात में शकील अफरीदी और कुलभूषण यादव के वाकयात साबित करते हैं कि गैर मुल्की अनासिर लगातार फौजी और नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से केस में वफाकी हुकूमत की जानिब से 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जमा करवाए गए जवाब का ये लबो लुबाब था।
اور یہ جواب ایک ایسے وقت میں جمع کروایا گیا جب قومی اسمبلی کی مدت مکمل ہونے میں 30 دن رہ گئے ہیں اور انہی 30 دنوں میں چیئرمین تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ اہم ترین کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ کیس کی 27 جون کو ہونے والی پہلی سماعت پر عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کو یقین دہانی پر فوجی عدالتوں میں کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جولائی کے دوسرے ہفتے تک سماعت ملتوی کر دی تھی اور دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہونے تک فوجی عدالتیں ٹرائل شروع نہیں کریں گی۔ حالانکہ اس سے ایک دن قبل ڈی جی ISPR 9 مئی کے حملوں میں ملوث ملزمان کے ٹرائل کا ملٹری کورٹس میں چلائے جانے کا بتا چکے تھے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کے دلائل کے علاوہ وزیر داخلہ رانا